हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में हम यहाँ पर देखेंगे सीडीपी के 30 क्वेश्चन को, जो कि 28 दिसंबर 2021 की परीक्षा में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए, एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। हम यहाँ को क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल डिफाइंस दैट डेवलपमेंट इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस दैट नेवर एंड्स। निम्न में से कौन सा सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जिसका अंत नहीं होता है। कौन सा, यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं, बताना है कौन सा सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है, जिसका कभी अंत नहीं होता है विकास का। यह प्रतिपादित करता है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत भी जिसे कहा जाता है, यह प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। निरंतरता का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी यह प्रतिपादित करता है कि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जिसका कभी अंत नहीं होता है, अर्थात विकास की प्रक्रिया निरंतर अविराम गति से चलती रहती है। कभी यह मंद गति से चलती है तो कभी तीव्र गति से चलती है। विकास की प्रक्रिया में समग्रता का भाव निहित रहता है, जिसके कारण विकास को अलग अलग वायुरोध सोपानों में नहीं बांटा जा सकता है। उदाहरण के लिए प्रारंभिक वर्षों में वृद्धि तथा विकास अत्यंत तीव्र रहता है, उसके बाद के वर्षों में गति कुछ धीमी हो जाती है। एवं वृद्धावस्था में क्या होता है, वृद्धावस्था में लगभग यह नगण्य हो जाती है, परंतु विकास प्रक्रिया अनवरत लगातार चलती रहती है। इस सिद्धांत से यह निष्कर्ष निकलता है कि सामान्यतः विकास में अचानक कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है। विकास जो है ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, कभी धीमी तो कभी तेज, किंतु यह जो है जीवन पर्यंत चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है, जिसे कहा जाता है क्या, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी या निरंतरता का सिद्धांत। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द चिल्ड्रन इज करेक्ट फ्रॉम ए सोशियो कंस्ट्रक्टिव प्रोस्पेक्टिव। बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य से सही है। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर बताना है बच्चों के बारे में संरचनावादी, सामाजिक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य से सही है। चार स्टेटमेंट यहाँ पर दिए हैं, चार स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बच्चे क्रियाशील प्राणी हैं जो अपने सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में काम व अंतःक्रिया करके ज्ञान का सृजन करते हैं। बच्चे क्रियाशील प्राणी हैं जो अपने सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में काम व अंतःक्रिया करके क्या करते हैं, ज्ञान का सृजन करते हैं। अब देखते हैं इसके एक्सप्लेन। बच्चों के बारे में सामाजिक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य यह प्रतिपादित करता है कि बच्चे क्या है, क्रियाशील प्राणी हैं। बच्चे क्रियाशील प्राणी हैं जो अपने सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में काम व अंतःक्रिया करके ज्ञान का सृजन करते हैं। समाज से प्राप्त होने वाला यह ज्ञान जो संस्कृति और संदर्भ को महत्व देता है, सामाजिक संरचनावाद कहलाता है। सामाजिक संरचनावाद की धारणा है कि सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है, न तो यह अकेले हो सकती है और न ही समाज के साथ निष्क्रिय व्यवहार करने से सीखना संभव होगा। समाज के साथ निष्क्रिय व्यवहार करके हम नहीं सीख सकते हैं। सीखने के लिए बाह्य प्रेरणा की आवश्यकता होती है। अर्थपूर्ण सीखने के लिए अधिगमकर्ता को सामाजिक क्रियाओं में व्यस्त रहना आवश्यक है। अर्थपूर्ण सीखने के लिए अधिगमकर्ता को सामाजिक क्रियाओं में व्यस्त रहना आवश्यक होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलते समय बच्चों का एक समूह एक आधुनिक और लोकप्रिय फिल्म के दृश्यों का अभिनय करता है। यह स्थिति दर्शाती है कि डैश सामाजिकरण का एक प्रमुख संस्थान है। सामाजिकरण का एक प्रमुख संस्थान है, यह क्या दर्शाती है। खेलते समय बच्चों का एक समूह एक आधुनिक और लोकप्रिय फिल्म के दृश्यों का अभिनय करता है। बच्चों के मन में कोई फिल्म चल रही है, कोई बच्चों के मन में कोई फिल्म है, उसके वे दृश्यों का यहाँ पर अभिनय करते हैं। यह स्थिति क्या दर्शाती है, सामाजिकरण एक प्रमुख संस्थान है। यह स्थिति क्या दर्शाती है, यह दर्शाती है यहाँ पर मीडिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मीडिया। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। खेलते समय बच्चों का एक समूह एक आधुनिक और लोकप्रिय फिल्म के दृश्यों का अभिनय करता है। यह स्थिति दर्शाती है कि मीडिया सामाजिकरण का एक प्रमुख संस्थान है। मीडिया के अंतर्गत टेलीविजन, रेडियो, सिनेमा, समाचार पत्र पत्रिकाएं आदि आते हैं। बच्चों को अपने दर्शकों के उद्देश्य से लगातार टेलीविजन या रेडियो सामग्री के संपर्क में रखा जाता है, लेकिन मोबाइल फोन के बड़े पैमाने पर उपयोग के साथ इसे और अधिक लोकतांत्रिक बनाया गया है, जिससे बच्चों को यह सामग्री चुनने की अनुमति मिलती है जिसके
साथ भी अपना मनोरंजन करना चाहते हैं। अतः सामाजिकरण पर मीडिया के प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। सामाजिकरण पर जो है मीडिया के प्रभाव को यहाँ पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पियाजे द्वारा दी गई विशेषताओं के आधार पर विकास के स्तर का मिलान करना है। दो लिस्ट दी हुई है, एक तरफ जो है उनकी अवस्थाएं दी हुई है और एक तरफ उनकी बच्चों की योग्यता दी हुई है। बताना है किस अवस्था में कौन सी योग्यता का विकास हो जाता है बच्चों में। ये अवस्थाएं किसकी हैं? पियाजे द्वारा दी गई अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था यहाँ पर दी हुई है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज की बात हो रही है। तो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में बच्चे क्या करते हैं? वो परिकल्पनात्मक तर्क और अमूर्त सोच का आरंभ करते हैं। इसके बाद है प्री ऑपरेशन स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे क्या करते हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे जो हैं तो वो प्रतीकों की सोच परंतु संरक्षण नहीं करते हैं। वो प्रतीकों की सोच तो करते हैं परंतु वो क्या करते हैं? संरक्षण नहीं करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो दी है नेक्स्ट दी है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है? इसमें तर्कपूर्ण चिंतन एवं संरक्षण की योग्यता का जो है विकास हो जाता है। नेक्स्ट है संवेदी संक्रियात्मक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज जो है इसमें परिकल्पनात्मक तर्क और अमूर्त सोच का जो है बच्चे क्या करना कर देते हैं? सोचना, अमूर्त सोच आरंभ हो जाती है बच्चों में। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। पियाजे द्वारा दी गई विशेषताओं के आधार पर विकास के स्तर का सही मिलान इस प्रकार है, जिसमें संवेदी संक्रियात्मक अवस्था वस्तुओं की स्थिरता की समझ और आरंभ। वस्तुओं की स्थिरता की समझ आरंभ हो जाती है संवेदी संक्रियात्मक अवस्था में। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्रतीकों की सोच परंतु संरक्षण नहीं हो पाता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे प्रतीकों की सोच तो करते हैं परंतु उसमें संरक्षण नहीं हो पाता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तर्कपूर्ण चिंतन एवं संरक्षण योग्यता। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे तर्कपूर्वक चिंतन तो करते हैं किंतु संरक्षण और उनमें संरक्षण की योग्यता का जो है विकास हो जाता है। नेक्स्ट ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में परिकल्पनात्मक तर्क और अमूर्त सोच करना आरंभ कर देते हैं। देखते हैं नेक्स्ट है यहाँ पर जीन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए निम्नलिखित में से सबसे आवश्यक है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर लर्निंग। लर्निंग के लिए सबसे आवश्यक यहाँ पर क्या है? जीन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए जीन पियाजे के अनुसार यहाँ पर सबसे आवश्यक क्या है? सबसे आवश्यक है यहाँ पर विद्यार्थियों द्वारा सक्रिय खोजबीन। विद्यार्थियों द्वारा सक्रिय खोजबीन यहाँ पर जो है सबसे आवश्यक है पियाजे के अनुसार सीखने के लिए। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। जीन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए विद्यार्थियों द्वारा सक्रिय खोजबीन सबसे आवश्यक है। पियाजे ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को खोज की अवस्था कहा था। पियाजे ने क्या कहा था? संक्रियात्मक अवस्था को खोज की अवस्था कहा था जीन पियाजे ने। खोज के द्वारा बालक विभिन्न घटनाओं या कार्यों के संबंध में क्यों तथा कैसे जैसे प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। खोज द्वारा सीखना समस्या को सुलझाने की स्थिति में होता है जहां विद्यार्थी अपने अनुभव और पूर्व ज्ञान पर आकर्षित है। यह निर्देश एक तरीका है जिसके माध्यम से छात्र वस्तुओं की खोज और हेर फेर करके प्रयोग करके क्या करते हैं? खोज करते हैं और हेर फेर करके और प्रयोग करके अपने पर्यावरण के साथ बातचीत करते हैं। इस दृष्टिकोण में विद्यार्थियों को नियमों सिद्धांतों का पता लगाने के लिए सक्रिय रूप से शामिल किया जाता है। इसमें यहाँ पर विद्यार्थियों द्वारा सक्रिय खोजबीन में सीखने के लिए। लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर लियो वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में निम्न में से किसका एक समर्थन नहीं किया जाता है? किस एक का जो है यहाँ पर समर्थन नहीं किया जाता है? किसमें? लियो वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में। सामाजिक संरचनात्मक कक्षा की बात हो रही है।
तो किसी का नहीं किया जाएगा यहाँ पर। सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में यहाँ पर लर्निंग फॉर एग्जाम, क्या कहीं पर लियो वाइगोत्स्की की यदि हम पूरी थ्योरी को पढ़ते हैं तो उसमें कहीं पर भी इन्होंने जो है लर्निंग फॉर एग्जाम की बात नहीं की है, परीक्षा के लिए अधिगम की कहीं पर बात नहीं की है। इन्होंने बात की है तो रचनात्मक और विवेचनात्मक चिंतन की, संकल्पनात्मक समझ और ये अनुभवात्मक अधिगम सबकी बात की है, किंतु यहाँ पर जो है परीक्षा के लिए अधिगम की बात नहीं की गई है। देखते हैं इससे एक्सप्लेन। लियो वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में परीक्षा के लिए अधिगम का समर्थन नहीं किया गया है, बल्कि रचनात्मक और विवेचनात्मक चिंतन, संकल्पनात्मक समझ एवं अनुभवात्मक अधिगम पर बल दिया गया है। वाइगोत्स्की का मानना है कि संरचनात्मक विकास संस्कृत से आता है। इनका मानना है कि सामाजिक विकास जो है संस्कृत से आता है, संज्ञानात्मक विकास संस्कृत से आता है। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक कारकों को महत्वपूर्ण माना है। इनके अनुसार सीखने में महत्वपूर्ण कारक पर्यावरण होता है, क्योंकि पर्यावरण में रहते हुए बच्चा सोचता है, प्रतिक्रिया करता है और सीखता है। इनका विचार है कि सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है, ना तो यह अकेले हो सकती है और ना ही समाज के साथ निष्क्रिय व्यवहार करने से सीखना संभव है। अर्थपूर्ण अधिगम के लिए अधिगमकर्ता को सामाजिक क्रियाओं में व्यस्त रहना आवश्यक है। ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा कहते हैं लियो वाइगोत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, लियो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे चिंतन और व्यवहार करने के तरीके कैसे अर्जित करते हैं जिससे समुदाय की संस्कृति का निर्माण होता है। लियो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे चिंतन और व्यवहार करने के तरीके कैसे अर्जित करते हैं जिससे समुदाय की संस्कृति का निर्माण होता है। सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा, सामाजिक अंतःक्रियाओं के द्वारा समुदाय की संस्कृति का निर्माण होता है, जिससे कि बच्चे, जिसमें क्या, सामाजिक अंतःक्रियाओं के द्वारा बच्चे चिंतन और व्यवहार करने के तरीके अर्जित करते हैं सामाजिक अंतःक्रियाओं के द्वारा। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। लियो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे चिंतन और व्यवहार करने के तरीके सामाजिक अंतःक्रियाओं द्वारा अर्जित करते हैं, जिससे समुदाय की संस्कृति का निर्माण होता है। बालक के सामाजिक अंतःक्रिया के फलस्वरूप उनका संज्ञानात्मक, शारीरिक एवं सामाजिक विकास होता है। बालक के सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही विचार व भाषा का विकास होता है। इसी सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही बालक के विचार एवं भाषा का विकास होता है। बालक भाषा का ज्ञान भी सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही सीखता है। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक का विकास समाज के द्वारा होता है, अर्थात सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा बालक ज्ञान अर्जन करता है। बालक वयस्कों तथा समवयस्कों के साथ परस्पर अंतःक्रिया से सीखता है। अतः वाइगोत्स्की ने सामाजिक अंतःक्रिया को बालक के संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण माना है। वाइगोत्स्की ने सामाजिक अंतःक्रिया को बालक के संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहेलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास में सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिनवीकरण किसमें सही वर्णित है? लॉरेंस कोहेलबर्ग द्वारा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिनवीकरण किसमें सही वर्णित है? यहाँ पर ये सही वर्णित है किसमें? अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांत जो संपूर्ण मानवता के लिए मान्य है। ये सही वर्णित है अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांत जो संपूर्ण किसकी, मानवता के लिए मान्य है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। लॉरेंस कोहेलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास में सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिनवीकरण अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांत जो संपूर्ण मानवता के लिए मान्य हो में सही वर्णित है। इस सोपान में व्यक्ति उचित अनुचित का निर्णय ऐसे स्वनिर्धारित नैतिक सिद्धांतों के आधार पर करता है जो कैसे हैं, जो तार्किक व्यापकता, सार्वभौमिकता तथा एक रूपता से युक्त होते हैं, परंतु ये सिद्धांत स्वयं में अमूर्त तथा नैतिक बोध से युक्त होते हैं। वे न्याय के सर्वमान्य प्राकृतिक सिद्धांत होने के साथ साथ क्या होते हैं, मानव अधिकारों की समानता, परंपरागत तथा मानव जाति के प्रति सम्मान की भावना से युक्त होते हैं। ऐसा कहते हैं कौन? लॉरेंस कोहेलबर्ग अपने नैतिक विकास, सार्वभौमिक नैतिक विकास के सिद्धांत में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है यहाँ पर,
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बात हो रही है एक प्रगतिशील कक्षा की। प्रगतिशील शिक्षा बालकों के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखती है? प्रगतिशील शिक्षा जो है ये बालकों के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखती है? प्रगतिशील शिक्षा बालकों को बनाना चाहती है क्या? जिज्ञासु प्राणी बनाना चाहती है, जिज्ञासु प्राणी जो अपने आसपास को खोज अन्वेषण करके जानना चाहते हैं। प्रगतिशील शिक्षा बालकों को क्या बनाना चाहती है? जिज्ञासु प्राणी जो अपने आसपास को खोज अन्वेषण करके जानना चाहते हैं। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। प्रगतिशील शिक्षा बालकों के प्रति करके सीखने का दृष्टिकोण रखती है। आओ करके सीखें जो है इसका दृष्टिकोण रखती है कौन? प्रगतिशील शिक्षा बालकों के प्रति। यह प्राणी को जिज्ञासु बनाती है जो अपने आसपास के वातावरण से खोज अन्वेषण करके जानना चाहते हैं। सामग्री और अनुभवों से जुड़कर शिक्षार्थियों के कौशल और समझ को बढ़ाने पर जोर देता है। बच्चों को अनेक ज्ञान और प्रतिभा को प्रभावी ढंग से उपयोग करके सीखना को बढ़ावा देता है। एक समूह में काम करके और गतिविधि को पूरा करने के लिए व्यवहारिक ज्ञान लागू करके छात्रों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करता है। अतः प्रगतिशील शिक्षा समस्या समाधान और महत्वपूर्ण सोच पर बल देती है। प्रगतिशील शिक्षा जो है ये शिक्षा समस्या समाधान और महत्वपूर्ण सोच पर जोर देती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विकल्प बुद्धि प्रकार के लिए हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार सही है? बुद्धि प्रकार के लिए हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है? राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी, अंतर्वैयक्तिक प्रकृतिवादी, शारीरिक रूप से क्रियाशील। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी इन्होंने। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इन्होंने बुद्धि को एक स्थिर विशिष्टता मानने की परंपरागत सोच की समालोचना की और बताया कि बुद्धि कई विशिष्ट क्षमताओं का एक समूह है, अर्थात बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर बहुप्रकारीय है। इन्होंने बुद्धि का स्वरूप एकाकी न बताकर बहुप्रकारीय बताया बुद्धि जो है एक प्रकार की ही नहीं होती है बल्कि कई प्रकार की होती है। अलग अलग व्यक्तियों में बुद्धि अलग अलग प्रकार की हो सकती है। इन्होंने बताया कि किसी भी चीज को समझने या समझाने के कई अलग अलग तरीके हो सकते हैं। उसमें कुल 9 प्रकार की बुद्धि बताई। भाषाई बुद्धि, तार्किक, गणितीय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शरीर गतिकी बुद्धि, संगीत बुद्धि, अंतःवैयक्तिक बुद्धि, वैयक्तिक स्तर पर बुद्धि, प्रकृतिवादी बुद्धि और अस्तित्ववादी बुद्धि इन्होंने जो है बताई थी। किसने? हार्वर्ड गार्डनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है लियो वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य में भाषा। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य में भाषा क्या है? भाषा जो है वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य में क्या है? संज्ञानात्मक विकास में सुसहायक है। फैसिलिटीज है किसमें? कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भाषा लैंग्वेज जो है एक क्या है? फैसिलिटीज है, सुविधा है। संज्ञानात्मक विकास में सुसहायक है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। अब देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। लियो वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य में भाषा संज्ञानात्मक विकास में सुसहायक है। इनके अनुसार भाषा समाज द्वारा दिया गया प्रमुख सांकेतिक उपकरण है जो कि बालक के विकास में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। बालक के भाषा का विकास अंतःक्रिया द्वारा ही होता है। भाषा का विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। उसके अनुसार अर्थपूर्ण संवादात्मक प्रक्रिया के द्वारा जब संपर्क स्थापित किया जाता है तब भाषा विकास में विशेष सहायता प्राप्त होती है। उन्होंने बाह्य जगत से संपर्क स्थापित करने के लिए भाषा को एक महत्वपूर्ण साधन माना। इनके अनुसार बालकों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की 2 महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं। भाषा के विकास में 2 महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं। इसके द्वारा व्यक्ति बालकों तक समस्त सूचनाएं स्थानांतरित कर पाता है। भाषा स्वयं में बौद्धिक आत्मसात करने का बहुत ही सशक्त साधन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सह शैक्षिक कक्षा में अध्यापक को निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार नहीं करना चाहिए क्योंकि
वह जेंडर रूढ़िवादिता को क्या करेगा, पुनर्बलित करेगा। एक शैक्षिक कक्षा है, उसमें अध्यापक को कौन सा व्यवहार नहीं करना चाहिए जो क्या करे, जेंडर रूढ़िवादिता को पुनर्बलित ना करे। इसमें से कौन सा ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए? एक समान लिंग के समूह बनाना तथा लड़के और लड़कियों को पृथक पृथक अधिगम कार्य देना, ये व्यवहार कक्षा में नहीं करना चाहिए अध्यापक को एक शैक्षिक कक्षा में, कि एक समान लिंग के जो समूह बना दें, लड़कों को अलग बिठा दें और लड़कियों को अलग बिठा दें, और लड़कों को जो है अलग कार्य दे दें, लड़कों को अलग कार्य दे दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये क्या करेगा, जेंडर स्टीरियोटाइप को क्या करेगा, बढ़ावा देगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी एक्सप्लेन। एक शैक्षिक कक्षा में को एजुकेशन क्लासरूम में अध्यापक को एक समान लिंग के समूह बनाना तथा लड़के और लड़कियों को पृथक पृथक अधिगम कार्य देने का व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह जेंडर रूढ़िवादिता को क्या करेगा, पुनर्बलित करेगा। इससे बचाव के लिए अध्यापक को लड़की और लड़कियों को सामाजिक चलन के विपरीत भूमिकाओं में दर्शाना चाहिए। साथ ही क्या है, जेंडर समतुल्यता वाली भाषा का प्रयोग करना एवं जेंडर एक सामाजिक निमित्त है, इस पर चर्चा करना चाहिए। शिक्षक को कक्षा में लड़के लड़कियों दोनों पर समान रूप से ध्यान देना चाहिए, उनको अधिगम हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान करने चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों के आकलन के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा निम्न में से कौन से उपकरण विधियां प्रस्तावित की गई हैं? कौन से उपकरण और विधियां प्रस्तावित की गई हैं? किसके द्वारा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा विधियां प्रस्तावित की गई हैं। कौन सी? रोल प्ले, ग्रुप वर्क, पोर्टफोलियोज और प्रोजेक्ट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। विद्यार्थियों के आकलन के लिए राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति 2020 द्वारा निम्नलिखित उपकरण विधियां प्रस्तावित की गई हैं। कौन? पहली है कौन? भूमिका अदा करना, रोल प्ले। दूसरी, समूह में कार्य करना या समूह गतिविधि। तीसरी, पोर्टफोलियो बनाना, छात्र कार्यों का एक संग्रह जो उन मानकों से जुड़ा होता है जिन्हें छात्र को सीखना आवश्यक है। परियोजना, उन गतिविधियों की एक श्रृंखला जो छात्रों को उनकी क्षमताओं, रुचियों, व्यक्तिगत अनुभव और दृष्टिकोण का उपयोग करके अध्ययन करने, अनुसंधान करने और खुद को कार्य करने की अनुमति देता है, ऐसा कहती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विद्यार्थियों द्वारा कक्षा में मातृभाषा के इस्तेमाल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विद्यार्थियों द्वारा कक्षा में मातृभाषा के इस्तेमाल के संदर्भ में कौन सा यहाँ पर कथन जो है वो सही है? स्कूल को सभी विद्यार्थियों की भाषाओं का सम्मान करने की संस्कृति अपनानी चाहिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। स्कूल को क्या करना चाहिए? सभी विद्यार्थियों की भाषाओं का सम्मान करने की संस्कृति अपनानी चाहिए। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। विद्यार्थियों द्वारा कक्षा में मातृभाषा के इस्तेमाल करते हुए स्कूल को सभी विद्यार्थियों की भाषाओं का सम्मान करने की संस्कृति अपनानी चाहिए। कक्षा ऐसी मिश्रित योग्यताओं वाले बच्चों का समूह है जिनकी पृष्ठभूमि सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भिन्न भिन्न होती है। कोई भी दो बच्चे एक समान नहीं हो सकते हैं और कोई भी दो बच्चे समान तरीके से नहीं सीख सकते हैं। कक्षा में बहुभाषी माहौल के कारण हर विद्यार्थी अपनी बात रखने में सहज महसूस करता है। बहुभाषी कक्षा में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान शिक्षक को सदैव विद्यार्थियों को अपनी मातृभाषा में बोलने के अवसर प्रदान करने चाहिए ताकि भाषाई विविधता वाली कक्षा में आने वाली समस्याओं का समाधान हो सके। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कथन ए कह रहा है, एक अध्यापक को अपनी कक्षा में बच्चों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों को प्रधानता देते हुए एक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र को अपनाना चाहिए। बात तो यहाँ पर इसकी सही लग रही है, बात तो सही है। एक अध्यापक को अपनी कक्षा में बच्चों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों को प्रधानता देते हुए एक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र को अपनाना चाहिए, बिल्कुल अपनाना चाहिए। उसका तर्क यहाँ पर दे रहा है, विद्यालय को एक संरचित एकरूप पाठ्यक्रम का अनुसरण करना चाहिए और कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर गौर नहीं करना चाहिए।
जहां पर व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर गौर नहीं करना चाहिए जैसे वर्ड आ जाए वो यहाँ पर जो है सही हो ही नहीं सकता सीडीपी में। यहाँ पर देखते हैं राइट आंसर हो जाएगा फिर इसका जो है कारण कथन ही सही है और तर्क इसका जो है गलत है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये सही है लेकिन जो है आर क्या है गलत है। एक अध्यापक को अपनी कक्षा में बच्चों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों को प्रधानता देते हुए एक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र को अपनाना चाहिए क्योंकि कक्षा में विभिन्न सांस्कृतिक समूहों विभिन्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चे रहते हैं जिनकी सीखने की गति व आवश्यकता अलग अलग होती है। इसलिए विद्यालयों में पाठ्यक्रम का स्वरूप लचीला रखना चाहिए और कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर गौर करना चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अंतर्गत शारीरिक मानसिक सामाजिक सांस्कृतिक आदि विभिन्नताओं का अध्ययन किया जा सकता है अतः बच्चों को उनकी व्यक्तिगत क्षमताओं के अनुसार अधिगम प्राप्ति हेतु बल दिया जाना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पर बात आ गई किसकी, डिस्कैलकुलिया की। व्हाट आर द आइडेंटिफाइंग, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे किसको, डिस्कैलकुलिया को। डिस्कैलकुलिया को कैसे, इसकी पहचान क्या होगी, इसकी पहचान होगी गणन कौशल क्षमता संख्याओं व गणितीय तथ्यों को समझने में दिक्कत जो है, क्या इसकी पहचान होगी, ऑप्शन ए कह रहा है गणन कौशल, ऑप्शन ए कह रहा है गणन कौशल क्षीणता संख्याओं व गणितीय तथ्यों को समझने में दिक्कत, यही इसकी पहचान है कि जिसको जो है ये डिस्कैलकुलिया वाली बीमारी होती है वो जल्दी से जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं कर पाता है, बस सीधा ऐसे समझ लीजिए जो है यही है क्या, डिस्कैलकुलिया या गुणज वैकल्य। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, इसलिए ऑप्शन ए। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। गुणज वैकल्य की पहचान यह है कि इसमें क्या है, गणन कौशल क्षमता क्षीण होती है, संस्थाओं व गणितीय तथ्यों को समझने में दिक्कत होती है, सीखने से जुड़ी विशिष्टता विकलांगता है जिसमें बच्चा अंकों के बारे में बुनियादी बातें याद नहीं रख पाता है और गणित के सवालों को बहुत देर से समझता है या गलत करता है। ये लक्षण हर बच्चे में अलग अलग हो सकते हैं। कुछ बच्चों में गणित की समस्या, गणित की क्या है, शब्द समस्या हो सकती है, बच्चों में वर्ड प्रॉब्लम हो सकती है और कुछ ऐसे होंगे जिन्हें हल तक पहुंचने के लिए चरणबद्ध प्रक्रिया समझने में मुश्किल होती है और कुछ ऐसे भी होते हैं जो खास तरह की गणितीय अवधारणाओं को नहीं समझ पाती हैं। ये भी जो है अलग अलग प्रकार की हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा में कौन शामिल है, इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूड्स, इंक्लूसिव एजुकेशन में जो है क्या इंक्लूड है समावेशी शिक्षा में, तो समावेशी शिक्षा जो है तो उसमें सबको सम्मिलित किया गया है, अधिगम क्षमता वाले विद्यार्थियों को, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को, वह बच्चे जो ऐसे समुदाय से आते हैं जो हाशिए पर हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कौन सा, ऑप्शन डी। देखते हैं अब इसकी एक्सप्लेन। इसमें सबको सम्मिलित किया गया है, अधिगम क्षमता वाले विद्यार्थी, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को भी और दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को भी, वह बच्चे जो ऐसे समुदाय से आते हैं जो हाशिए पर हैं। समावेशी शिक्षा का कार्य क्षेत्र ऐसे सभी बालकों के बीच अपनी पहुंच बनाना है एवं उन्हें अधिगम प्रदान कर सामान्य जीवन यापन हेतु अग्रसर करना है। इससे छात्रों में आत्मविश्वास की भावना का उदय हो जाता है और वे खुद की दिव्यांगता पर दया जैसे भाव नहीं रखते हैं। उनके विचारों के मन में ये ख्याल नहीं आता कि अरे हम तो बेचारे हैं, हम ये नहीं कर सकते हैं। इस समावेशी शिक्षा से ऐसे भाव उनके मन में नहीं आते हैं। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका को विद्यार्थी के किस व्यवहार में यह इंगित होगा कि वह दृष्टिबाधित है। एक शिक्षिका को विद्यार्थी के किस व्यवहार से पता चलेगा कि वह जो है दृष्टिबाधित है, देख नहीं सकती है। एक शिक्षिका को कैसे पता चलेगा, पढ़ने में चुनौती महसूस करना और पढ़ते समय आंखें मिचकाना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यदि उसे पढ़ने में कठिनाई महसूस होती है और पढ़ते समय बार बार आंखें मिचकाती है तो शिक्षिका को पता चल जाएगा कि इसे जो है दृष्टि बाधित है। एक शिक्षिका और विद्यार्थी के पढ़ने में चुनौती महसूस करना और पढ़ते समय आंखें मिचकाने के व्यवहार से यह इंगित होगा कि वह दृष्टिबाधित है। दृष्टिबाधित बालक वह होते हैं जो अपनी आंखों को ठीक प्रकार जो क्या करते हैं, अपनी आंखों से ठीक प्रकार से देख नहीं पाते हैं। या दृष्टिबाधित विद्यार्थी मानसिक योग्यता की दृष्टि से सामान्य बालकों से कम नहीं होते हैं। दृष्टिबाधित बच्चे अवलोकन नहीं कर सकते
उनके ज्ञान के स्रोत श्रव्य व स्पर्श इंद्रियों को बोधगम्य कर पाते हैं, इसलिए उनके सीखने का ढंग सामान्य बच्चों से क्या है, सामान्य बालकों से थोड़ा अलग होता है। वो टच एंड फील वाली जो है तरीके से सीख सकते हैं, छूकर और महसूस कर कर जो है वो सुनकर सीख सकते हैं। इनकी शैक्षणिक उपलब्धता सामान्य बच्चों की ही समान हो सकती है, परंतु ये शब्दार्थ उत्पन्न करने में क्या है, कठिनाई पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मेधावी अधिगमकर्ताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? मेधावी अधिगमकर्ताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? यहाँ पर मेधावी अधिगमकर्ता जो है उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए अध्यापिका को करना चाहिए मध्यम से उच्चतर श्रेणी के चिंतन वाले कार्यकलाप कर देना चाहिए। क्या करना चाहिए? गिव मॉडरेट टू हायर ऑर्डर थिंकिंग टास्क उन्हें देने चाहिए। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। मेधावी अधिगमकर्ताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक अध्यापिका को मध्यम से उच्चतर श्रेणी के चिंतन वाले कार्यकलाप देने का कार्य करना चाहिए, क्योंकि मेधावी बालकों की बुद्धि या मानसिक क्षमता सामान्य बालकों से अधिक होती है। ऐसे बालक पाठ्यक्रम को समझने में सामान्य बालकों से कम समय लेते हैं। इस बचे हुए समय में उन्हें किसी और सृजनात्मक कार्य में व्यस्त कर देना चाहिए। ऐसे बालकों की विशेषताओं के अनुसार उन्हें विकसित करने की पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। साथ ही इन्हें घर के लिए विशेष कार्य दिए जाना चाहिए ताकि वे अपनी प्रतिभा का उचित प्रयोग कर सकें। अतः ऐसे बालकों को शिक्षित करने के लिए अध्यापकों का भी विशेष रूप से प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से समावेशी कक्षा में किसका प्रयोग करना चाहिए? समावेशी कक्षा में प्रयोग किसका करना चाहिए? समावेशी कक्षा में प्रयोग करना चाहिए किसका? यथोचित समायोजन का। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। समावेशी कक्षा में यथोचित समायोजन का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि समावेशी कक्षा के अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक तथा सामान्य बालक साथ साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। कक्षा के लिए एक ऐसी योजना बनाई जानी चाहिए जो कि क्या हो, प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमता के अनुसार पर्याप्त अवसर मिले। सभी छात्रों के लिए नियमित कक्षाओं में विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों को शिक्षित करने के अभ्यास को संदर्भित करती है। समावेशी कक्षाओं को सफलतापूर्वक तभी बनाया जा सकता है जब शिक्षकों के पास आवश्यक कौशल हो और सभी बच्चों को क्या है, विशेषकर विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को सीखने की जरूरतों को पूरा करने के लिए उपयुक्त रणनीति अपनाई जाए। यथोचित क्या है, समायोजन हेतु अतः विशेष सहयोगात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। देखते हैं नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्न में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? अधिगम को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? अधिगमकर्ताओं की अभिवृत्ति प्रभावित करती है। अधिगमकर्ताओं की अभिवृत्ति और अधिगमकर्ताओं की आयु, अध्यापन की शिक्षा शास्त्रीय तकनीकी, अधिगमकर्ताओं का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, ये जो है चारों प्रभावित करती है किसको? अधिगम को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। अधिगमकर्ताओं को प्रभावित करने वाले कारक हैं कौन? अधिगमकर्ताओं की अभिवृत्ति, अधिगमकर्ताओं की आयु, अध्यापन की शिक्षा शास्त्रीय तकनीकी, अधिगमकर्ताओं का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ। अतिरिक्त इसमें पूर्व अधिगम विषय वस्तु, शारीरिक स्वास्थ्य व परिपक्वता, मानसिक स्वास्थ्य, अधिगम की इच्छा, अभिप्रेरणा, थकान, वातावरण आदि भी अधिगम को प्रभावित करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अर्थपूर्ण अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? अर्थपूर्ण अधिगम के लिए आवश्यक है यहाँ पर क्या? बच्चों को समादृत महसूस होना चाहिए। चिल्ड्रन नीड टू फील वैल्यूड। चिल्ड्रन नीड टू फील क्या होना चाहिए? वैल्यूड। बच्चों को समादृत महसूस होना चाहिए और क्या होना चाहिए? बच्चों के अनुभवों को समाहित करना चाहिए। बच्चों की एक्सपीरियंस को जो है क्या करना चाहिए? उनको समाहित करना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए जो है। बच्चों को सवाल पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, होना चाहिए बच्चे जितना ज्यादा पूछेंगे, जितना ज्यादा सोचेंगे वो उतना ही सीखेंगे। अर्थपूर्ण अधिगम के लिए बच्चों को समादृत महसूस होना चाहिए तथा बच्चों के अनुभवों को समाहित करना चाहिए। अर्थपूर्ण अधिगम को
अर्थ देकर जो सीखी गई सामग्री को दीर्घकालिक स्मृति में स्थानांतरित करते हैं। इसे एक सक्रिय, रचनात्मक और स्थायी शिक्षा बनाता है। यदि इसे समझा नहीं जाता है तो इसे सीखा नहीं जाता है, इसलिए सीखना उपयोगी माना जाता है। और यह केवल याद करने तक ही सीमित नहीं है। अर्थपूर्ण अधिगम अक्सर समस्या समाधान कौशल विकसित करने में मदद करता है, जो वास्तविक जीवन की स्थितियों में आसानी से हस्तांतरणीय होते हैं। बच्चे इसमें क्या करते हैं, इसमें बच्चे सक्रिय होते हैं और रचनात्मक में क्या करते हैं, रचनात्मकता में संलग्न रहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विद्यार्थियों द्वारा अधिगम की प्रक्रिया के दौरान की गई त्रुटियों पर एक क्या है, एक माध्यमिक विद्यालय स्तर के अध्यापक को कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। विद्यार्थियों के द्वारा क्या है, अधिगम की प्रक्रिया के दौरान की गई त्रुटियों पर एक माध्यमिक विद्यालय स्तर के अध्यापक को कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए, कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। विद्यार्थियों को अपनी स्वयं की त्रुटियों को पहचानने और उन पर काम करने के अवसर देने चाहिए। विद्यार्थियों से कहना चाहिए कि वो देखें क्या गलती की है उन्होंने, उसे पहचाने और उस पर जो है काम करें स्वयं। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। विद्यार्थियों द्वारा अधिगम की प्रक्रिया के दौरान की गई त्रुटियों पर एक माध्यमिक विद्यालय स्तर के अध्यापक को विद्यार्थियों को अपनी स्वयं की त्रुटियों को पहचानने और उन पर काम करने के अवसर देने चाहिए, क्योंकि ये त्रुटियां विद्यार्थियों के सहज विचार और समझ है जो उनके पिछले अनुभवों में निहित होती हैं। इसलिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियों की चर्चा करना सार्थक है। विद्यार्थियों के कार्य में त्रुटियों को अध्यापक द्वारा पूर्णतया विश्लेषण कर विद्यार्थियों से विचार विमर्श करना चाहिए। यह विद्यार्थियों को उन त्रुटियों के बारे में सोचने का अवसर देती है और गहन जांच का नेतृत्व करने में सहायक होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है एक विद्यार्थी जो अपने को गणित में होशियार समझती है, परीक्षा में कम अंकों के लिए अपने परिश्रम न करने को जिम्मेदार मानती है, उसका यह तर्क क्या दर्शाता है। एक विद्यार्थी है जो अपने को गणित में क्या होशियार समझती है और होता क्या है, परीक्षा में उसके अंक कम आ जाते हैं, तो वह अपने परिश्रम ना करने को जिम्मेदार मानती है। इसका यह तर्क क्या है, इसका यह तर्क दर्शाता है कि नियंत्रण का आंतरिक केंद्र। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक विद्यार्थी जो अपने को गणित में होशियार समझती है, परीक्षा में कम अंकों के लिए अपने परिश्रम न करने को जिम्मेदार मानती है, उसका यह तर्क नियंत्रण का आंतरिक केंद्र दर्शाता है। विद्यार्थी अपने परिणाम के पीछे के कारण को समझ पा रही है। ऐसा क्यों करती है, क्योंकि वो अपने परिश्रम को जिम्मेदार मानती है, क्योंकि क्या है, वह अपने परिणाम के पीछे के कारण को समझ पा रही है, क्योंकि उसने स्वयं का आकलन किया है, वह स्वयं का आकलन करने में जो है सक्षम है, पाया कि उसने परीक्षा के लिए सफलतापूर्वक प्रयास नहीं किया और जिससे उसको परिणाम में कम अंक प्राप्त हुए। अतः विद्यार्थी की स्वयं के परिश्रम पर अत्यधिक बल देने की आवश्यकता है, जिसके फलस्वरूप वह परीक्षा में अपने अंकों की वृद्धि कर पाएगी। वह क्या है, वह विद्यार्थी क्या है, वह अपने को जो है क्या अपना आकलन स्वयं कर पा रही है। देखते हैं नेक्स्ट। क्या अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में भय की कोई भूमिका होती है, सही विकल्प चुनिए। क्या अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में भय की कोई भूमिका होती है। देखते हैं क्या भय की कोई भूमिका होती है। आंसर हो जाएगा नहीं। भय की वजह से अधिगम से संबंध विच्छेद हो जाता है और विद्यार्थी भयपूर्ण परिस्थितियों में बहुत कम जोखिम लेते हैं। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में भय की कोई भूमिका नहीं होती है। भय की वजह से अधिगम से संबंध विच्छेद हो जाता है और विद्यार्थी भयपूर्ण परिस्थितियों में बहुत कम जोखिम लेते हैं। बच्चे भय के दबाव में अधिगम के लिए प्रयत्न ही नहीं करते हैं। भय एक संवेग है जो संज्ञान से संबंधित होता है, इसलिए अध्यापक को भय का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उन्हें मारकर और डराकर धमकाकर जो है डराना नहीं चाहिए, कि तो वो जो है अपना क्या है अधिगम के लिए प्रयत्न करना ही बंद कर देते हैं। अध्यापन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के व्यवहार को उचित दिशा में प्रभावित करना अर्थात उसके अधिगम को उचित दिशा में प्रभावी बनाना होता है। अध्यापक विद्यार्थियों को क्या है अधिगम अनुभव प्रदान करने के लिए विभिन्न तरीके अपनाता है। इन अनुभवों से विद्यार्थियों में क्या होता है, व्यवहारगत परिवर्तन होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कथन कह रहा है अध्यापक को बच्चों में अधिसंज्ञान अपने ही चिंतन के बारे में सोचने की योग्यता के विकसित करने पर बल और बढ़ावा देना चाहिए। अध्यापक को क्या करना चाहिए,
अध्यापक को बच्चों में अधिसंज्ञान और अपने ही चिंतन के बारे में सोचने की योग्यता के विकसित करने पर बल और बढ़ावा देना चाहिए। बात तो यहाँ पर सही है। तर्क कह रहा है अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान बच्चों को अपने चिंतन को स्वनियंत्रित करने में मदद करता है। अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान बच्चों को अपने चिंतन को स्वनियंत्रित करने में मदद करता है। इसका तर्क भी यहाँ पर जो है सही दिया हुआ है, तर्क भी सही कह रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है किसकी, ए की। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। अध्यापक को बच्चों में अधिसंज्ञान अपने ही चिंतन के बारे में सोचने की योग्यता के विकसित करने पर बल और बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान बच्चों को अपने चिंतन को स्वनियंत्रित करने में मदद करता है। अधिसंज्ञान किसी भी विचार प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता और उनके पीछे के पैटर्न की समझ है। अधिसंज्ञान कई रूप ले सकता है, जैसे किसी के सोचने के तरीके पर विचार करना और जानना कि समस्या समाधान के लिए विशेष स्वनीतियों का उपयोग कब और कैसे करना है। अधिक सटीक रूप में कहा जाए तो यह किसी समझ और प्रदर्शन की योजना, निगरानी और आकलन करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया को संदर्भित करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इनमें से कौन सी विधि अर्थपूर्ण अधिगम के लिए सबसे प्रभावशाली है? अर्थपूर्ण अधिगम के लिए सबसे प्रभावशाली विधि यहाँ पर क्या होगी? क्या अर्थपूर्ण अधिगम हो सकता है किससे? रोट मेमोराइजेशन से और पैसिव लिसनिंग या निष्क्रिय श्रवण से या संयोजन के माध्यम से समझना या ड्रिल और बार बार अभ्यास से। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, संयोजन के माध्यम से समझना। संयोजन के माध्यम से समझने की विधि अर्थपूर्ण अधिगम के लिए सबसे प्रभावशाली है। इससे बालक पर्यावरण के अनुकूल हो सकते हैं। ज्ञान के निर्माण का रचनावाद एक तरीका है। इस प्रकार के अधिगम में जानकारी एकत्र की जाती है, चुनी जाती, संगठित की जाती है और उस ज्ञान के बीच संबंध स्थापित किए जाते हैं जो उस ज्ञान के साथ प्राप्त किया जाता है। जो पहले था, नई सामग्री पिछले अनुभवों का ज्ञान से संबंधित है, जिससे सीखने वाला बालक ऐसा करने के लिए प्रेरित महसूस करता है। अर्थपूर्ण अधिगम को अर्थ देकर जो सीखी गई सामग्री को दीर्घकालिक स्मृति में स्थानांतरित करता है। इसे एक सक्रिय, रचनात्मक और स्थायी शिक्षा बनाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, विद्यार्थी अक्सर प्राकृतिक घटनाओं के बारे में क्या है, सहजज्ञ सिद्धांत रच लेते हैं। एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? विद्यार्थी क्या करते हैं? अक्सर प्राकृतिक घटनाओं के बारे में क्या करती हैं? एक सहजज्ञ सिद्धांत रच लेते हैं। तो अध्यापिका को ऐसे में क्या करना चाहिए? अध्यापिका को ऐसे में क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को ऐसे पूर्व अवधारणाएं साझा करने के लिए प्रोत्साहित करने चाहिए और अध्यापन अधिगम शिक्षण शास्त्र को उनके अनुरूप बनाना चाहिए। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। विद्यार्थी अक्सर प्राकृतिक घटनाओं के बारे में सहजज्ञ सिद्धांत रच लेते हैं। एक अध्यापिका को विद्यार्थियों के ऐसी अवधारणाएं साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और अध्यापन अधिगम शिक्षा शास्त्र को उनके अनुरूप बनाना चाहिए। इससे विद्यार्थियों में क्या होगा, अपने अनुभवों को अधिगम में सम्मिलित करने का अवसर मिलेगा और विद्यार्थी अपने वातावरणीय ज्ञान के आधार पर अधिगम का अर्जन करेंगे। विद्यार्थियों के अधिगम में उनके विभिन्न प्रकार के विचारों का क्या होगा, महत्वपूर्ण स्थान होगा। अतः विद्यार्थियों के लिए क्या होगा, विद्यार्थियों की पूर्ण अवधारणाओं को अनदेखा नहीं करना चाहिए और संप्रति में इन्हें पर्याप्त महत्व देना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रत्यात्मक समझ हेतु अध्यापन के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ए टीचर शुड। क्या करना चाहिए एक अध्यापक को संप्रत्यात्मक समझ के लिए, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए? क्या करना चाहिए? विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित करने चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हेतु अध्यापन के लिए एक अध्यापक को विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित करने चाहिए। संप्रत्यात्मक सोच अवधारणात्मक सोच से बेहतर और इसमें समस्या का समाधान करने के लिए अवधारणाओं, प्रतीकों या भाषा का प्रयोग करना चाहिए। नवीन अधिगम की प्रक्रिया शून्य से प्रारंभ नहीं होती है, वरन बालक द्वारा पूर्व अर्जित ज्ञान से प्रारंभ होती है। पूर्व अर्जित ज्ञान से प्रारंभ होती है, शून्य से प्रारंभ नहीं होती है।
बालक के ज्ञान की आधारशिला जितनी सुदृढ़ व्यापक होती है, उसके ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया उतनी अधिक सुचारू ढंग से चलती है। अतः अध्यापक को विद्यार्थी की पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित करने से क्या होगा, अधिगम सरल व सुचारू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावशाली सामाजिक संरचनावादी कक्षा की विशेषता या गुण है? सामाजिक संरचनावादी कक्षा की बात हो रही है। सामाजिक संरचनावादी कक्षा के लिए यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें बताना है कौन सा एक जो है इसकी विशेषता है सामाजिक संरचनावादी कक्षा की। सामूहिक कार्य और सामूहिक समस्या समाधान को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए? ग्रुप वर्क एंड ग्रुप प्रॉब्लम सॉल्विंग इज इनकरेज्ड। ग्रुप वर्क एंड ग्रुप प्रॉब्लम सॉल्विंग इज इनकरेज्ड करना चाहिए। सामूहिक कार्य और सामूहिक समस्या समाधान को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सामूहिक कार्य और सामूहिक समस्या समाधान को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। प्रभावशाली सामाजिक संरचनावादी कक्षा की विशेषता गुण। सामाजिक रचनावादी कक्षा में ध्यान शिक्षक से हटकर छात्रों पर जाता है और विषय पर चर्चा और बातचीत को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। शिक्षक का कार्य विद्यार्थियों के बीच चर्चा शुरू करना या निर्देशित करना और उसकी दिशा और ध्यान को बनाए रखना है। समूह चर्चा में भाग लेने से छात्रों को कक्षा सीखने की, अपने ज्ञान को सामान्य बनाने और स्थानांतरित करने की अनुमति मिलती है और विचारों को क्या है, मौखिक रूप से संप्रेषित करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है हमने ये सीडीपी के 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ, जो कि प्रीवियस ईयर में 2021 में 28 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए थे। फ्रेंड्स आपको जो है ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रहे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।